नमस्कार दोस्तों, करीब $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफगानिस्तान के ऊपर। 20 सालों तक यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान के अंदर रही। आज जैसे जैसे यूएसए की आर्मी अफगानिस्तान को छोड़कर जा रही है, वैसे वैसे तालिबान कब्जा जमाए जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, जिसका असर इंडिया तक को भी पड़ता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान से। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिकल क्राइसिस की गहराई को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। अफगानिस्तान के सिचुएशन को समझने के लिए हमें शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है? क्योंकि बहुत से सुपर पावर देश अफगानिस्तान तो आ जाते हैं, लेकिन हमेशा अपनी बेइज्जती कराकर ही जाते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए थे, बड़ी ह्यूमैनिटी डेफिट उन्हें सहनी पड़ी। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आए थे, वापस चला गया 9 साल बाद बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ। 21वीं सदी में यूएसए आया था, लेकिन वापस जा रहा है अपनी नाक कटाकर। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को पहले कॉन्कर नहीं किया गया। इतिहास में आप जाकर देखें तो इनके कई इंस्टेंस दिखेंगे। मैक्सिडोनियन रूलर अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरब ने भी किया था। मंगोल रूलर चंगेज खान ने, मुग़ल रूलर शाहजहां और औरंगजेब ने भी किया था, और तो और सिख राजा रणजीत सिंह ने भी किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अफ़गान वॉरियर्स बड़ी मुश्किल कर देते हैं किसी फॉरेनर रूलर के लिए अफ़गानिस्तान के एरियाज़ को ऑक्यूपाइड रखना। लेकिन हमें इतना एंशिएंट हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरुआत करते हैं 1800 से। वो समय ज़्यादा रिलेवेंट है आज की सिचुएशन से। इस समय नॉर्थ में रसिया एम्पायर था और साउथ में ब्रिटिश एम्पायर था। मतलब इंडिया को ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रखा था, और मिडिल में एक बफर जोन थी जो कि अफ़गानिस्तान था। रसिया और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे को शक की नज़र से देखते थे। दोनों को डर था कहीं दूसरा देश अफ़गानिस्तान को कब्जा ना कर ले तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक बड़ा फेमस कार्टून की इमेज थी जहां ब्रिटेन को शेर तथा रसिया को भालू दिखाया और बीच में अफ़गानिस्तान को। शुरुआत में रसिया कंट्री को अफ़गानिस्तान के बारे में पता नहीं था। एक स्कॉटिश एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर बर्नर वहां गए और सेफली वापस लौटे तो एक तरह के हीरो बन गए वेस्टर्न कंट्री में। उनकी किताब अफ़गानिस्तान के ऊपर लिखी थी, ट्रैवल्स इनटू बुखारा, वो बेस्ट सेलर किताब बन गई। 1838 में ब्रिटिश राज बड़ी मोटिवेट फील करने लगा। वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी पर जा के कब्जा करें। बड़े कॉन्फिडेंस थे अपने विक्ट्री को लेकर। इन्हें पक्का लग रहा था ये जीत जाएंगे। उसी वक्त अफ़गानिस्तान में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एमिर दोस्त मोहम्मद। तो ब्रिटिश ने जंग छेड़ी और दोस्त मोहम्मद को कुर्सी से हटा दिया और अपने एक पोपेट जिसका नाम था शाह शुजा, उसे कुर्सी पर बैठा दिया। अफ़गानिस्तान में कोई आर्मी नहीं थी, हज़ारों छोटे छोटे आइसोलेटेड गांव थे और हर गांव में अपना एक हेड या चीफ होता था। उस हेड और चीफ अपने गांव के जवानों को लड़ने के लिए ले जाया करता था, और जो राजा हैं उस हेड को कुछ पैसे दे दिया करते थे। पैसा कम होने के कारण में शाह शुजा ट्राइब चीफ को अलग से इकट्ठा किए और छोटे छोटे गांव तब यूनिट हुए, और चीफ अफगर खां के अंदर में सब लोग यूनिट हुए, और इन सारे गांव वालों ने जंग छेड़ दी ब्रिटिश के खिलाफ। 3 सालों तक ये वार चली। ब्रिटिश के पास बड़े एडवांस वेपन्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिश को वहाँ पे हार झेलनी पड़ी। शाह शुजा का खून कर दिया गया और दोस्त मोहम्मद को वापस कुर्सी पर बैठा दिया गया। इस लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842। इसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ, वो है 1878 टू 1880। ब्रिटिश ने अगेन अटैक किया अफ़गानिस्तान में, और इस बार ब्रिटिश ने जंग जीती। अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया कब्जा कर लिया गया, लेकिन उनका इरादा वहाँ पे रहना नहीं था। उन्होंने एक नए एमिर को सपोर्ट किया जिसका नाम था अब्दुर रहमान, जिसे बाद में आयरन एमिर के नाम से बुलाया जाता है। ठीक ना दोस्तों। ब्रिटिश ने मोस्टली अफ़गानिस्तान में इंटरनल रूल रहने दिए। ये जो
बफर जोन थी रसिया एम्पायर के साथ। वो बस अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, उस पर फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते थे। तो स्टेबिलिटी मेंटेन्स रही अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक ना। 1893 में इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया गया अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसे डूरेंट लाइन के नाम से बुलाया जाता है। 1907 में एक एग्रीमेंट हुआ ब्रिटिश और रसिया के बीच, जहां पे रसिया ने रिकॉग्नाइज किया अफ़गानिस्तान जो देश है वो ब्रिटिश फेवर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है। वो प्रॉमिस किया रसिया ने कि अफ़गानिस्तान से दूर ही रहेगा। इसके सिर्फ एक साल बाद 1919 में होती है थर्ड एंग्लो अफ़गान वार, जिसे अफ़गान में वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाने जाता है, क्योंकि अफ़गान ब्रिटिश के खिलाफ लड़ता है फुल इंडिपेंडेंस के साथ में, ठीक ना, अपने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। अभी तक अफ़गानिस्तान को स्टेटस दिया था एज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, जहां पे ब्रिटिश अफ़गानिस्तान के फॉरेनर्स अफेयर को कंट्रोल करता था। लेकिन अफ़गानिस्तान इस लड़ाई के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंट पा लेता है और ब्रिटिश भी रिकॉग्नाइज करती है कि अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंस कर दें। अफ़गानिस्तान में राजा एमिर अमन उल्ला खां थे जो ब्रिटिश के खिलाफ ये जंग जीती थी। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रिटिश जानबूझकर स्ट्रेटेजिक रीजन से हारी ताकि डूरेंट लाइन जो है वो क्लियर कट बन जाए अफ़गानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के बीच में। आप शायद पूछोगे इन सब एंग्लो अफ़गान वार और आज के वार में क्या रिलेशन है। रिलेशन है दोस्तों, जो पहले इन्वेजन हुए ब्रिटिश के द्वारा, बाद में अमेरिका के द्वारा और रिसेंटली सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। इन सब में जो कॉज ऑफ कंसर्न थे जो काफ़ी सिमिलर रहे, सिमिलर एक्सक्लूसिव दिए हैं। इन सब सुपर पावर कंट्री क्यों इलेवेंट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। अमन उल्ला खां थे जो बहुत ही लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आदमी थे। 1926 में इन्होंने अफ़गानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। ये एक राजा कहलाए जाने लगे और अफ़गानिस्तान बन गया किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान। मैंने लिबरल एंड प्रोग्रेसिव क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने अपनी डायनेस्टी का बड़ा रूल्स तोड़ा। एक औरत से शादी करके, इसमें पहले जितने भी लोग आए थे वो लोग मल्टीपल औरत से शादी करते थे। इन्होंने सिर्फ एक ही औरत से शादी की जिनसे प्यार करता था। एक लव मैरिज थी। इनकी वाइफ थी सोराया दर्जी, जिन्हें रानी का दर्जा दिया गया। 1926 में औरतों के लिए अफ़गानिस्तान में नई तरह की रिलेवेशन लाई गई। राजा रानी ने मिलकर पॉलीगेमी के अगेंस्ट कैंपिंग की, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाएं, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन को डिमांड करी, औरतों को राइट्स दिलवाने के लिए डाइवोर्स करने का, और साथ ही साथ सेकुलर कोर्ट एंड सेकुलर एजुकेशन को भी पुश किया। जो ड्रेस होते थे औरतों के लिए अफ़गान में, उन्हें भी हटाया गया। इनफैक्ट सोराया ने पब्लिक स्पीच देते वक्त जनता के सामने अपनी हिजाब को फाड़ दिया, ये कहते हुए कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि औरतों को अपनी पूरी शरीर को ढकना चाहिए। धर्म के ठेकेदारों ने कहा इस्लाम खतरे में है। 1923 में राजा के खिलाफ एक रेबेलियन हुई। 1924 में एक और रेबेलियन हुई। दोनों रेबेलियन क्रश कर दिया गया, लेकिन 1929 में फाइनली सक्सेसफुल हुई। जो राजा रानी थे दोनों भाग गए ब्रिटिश इंडिया में। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में राज करते थे। 1929 में बॉम्बे में इनकी एक बेटी हुई। इन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। प्रिंसेस इंडिया आज के दिन 92 साल की है। खैर इधर छोड़िए, अब हम इतिहास देखते हैं। 1933 में मोहम्मद जाहिर शाह बने देश के नए राजा अगले 40 सालों के लिए, कि अफ़गानिस्तान में फॉरेनर रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए बाकी देशों के साथ। 1964 में
एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल लाया गया जिसे कहा गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकता है अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। अफगानिस्तान में 1965 में हुए भी, लेकिन रूल्स रखा गया रॉयल फैमिली के मेंबर को पॉलिटिकल ऑफिस में कोई भी पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। इसी टाइम के अराउंड में दो तरह के आइडियोलॉजी दिखाई दी, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पर। एक आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट के अंडर द PDPA पार्ट और दूसरी आइडियोलॉजी थी इस्लामिक पार्टी। 1973 में जहीर शाह फॉरेन ट्रिप पर बाहर गए हुए थे। दाऊद खान जहीर शाह का प्रधानमंत्री था, ठीक ना। तो दाऊद खान ने आर्मी की सपोर्ट लेके और अपने कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट दोस्तों का सपोर्ट लेकर एक कूप किया, मतलब तख्ता पलट कर दी। आर्मी के द्वारा पूरा देश को कंट्रोल लेने के बाद दाऊद खान ने अपने आप को राजा नहीं बल्कि उन्होंने अब मैं प्रेसिडेंट हूँ अफ़गानिस्तान का कहा। अफ़गानिस्तान को एक रिपब्लिक देश बना दिया गया। एक डिक्टेटरशिप होने के बावजूद दाऊद खान कुछ बढ़िया सोशल और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म लाए। अफ़गानिस्तान में इन्होंने सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इस वक्त अराउंड अफ़गानिस्तान पीसफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। आज के दिन यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन यही सच्चाई थी। इसके बाद अफ़गानिस्तान दो सुपर पावर देश के बीच फंस गया। पहले जो था ब्रिटेन और रसिया के बीच में फंसा था, उसे हम द ग्रेट गेम के नाम से जाने जाते हैं। पहले अफ़गानिस्तान दो सुपर पावर देश के बीच में फंसा था, ब्रिटेन और रसिया, लेकिन उसके बाद में अब USA और सोवियत यूनियन के बीच में एक बड़ी आइडियोलॉजिकल वार हुई, जिसमें दोनों देश बाकी देशों पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी थी जिसे कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका मतलब ये था कि न तो हम USA के इन्फ्लुएंस में आएंगे, न ही सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में आएंगे, ये अलग रहकर इंडिपेंडेंटली बने रहेंगे। अफ़गानिस्तान भी नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर था। दाऊद खान ने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। दाऊद खान जब प्रधानमंत्री थे जहीर शाह के, उस समय सोवियत यूनियन का सपोर्ट लिया था अपने अफ़गानिस्तान को मॉडर्नाइज करने के लिए। दाऊद खान जब प्रधानमंत्री थे जहीर शाह के, उस समय सोवियत यूनियन का सपोर्ट लिया करता था अपने अफ़गानिस्तान को मॉडर्नाइज करने के लिए। लेकिन जब कोल्ड वार शुरू हुई, इसके बाद तक आते आते इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हमें डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, सिर्फ एक लोगों के भरोसे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। तो इन्होंने इंडिया और USA के साथ अपने रिलेशन को रिज्यूम किया। दोस्तों, इन सब के बीच तालिबान का जन्म कहाँ से होता है, ओसामा बिन लादेन कहाँ से निकल कर आते हैं, और कैसे अमेरिका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ती चली जाती है 20 सालों के लिए अफ़गानिस्तान में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।